जी का स्वागत है। अमूमन हमारे देश की अगर हम बात करें और नगर निगम की बात करें, निगमों की बात करें या राज्यसभा की बात करें और कई बार लोकसभा की बात भी करें, तो कई बार दृश्य बहुत ही डरावने होते हैं, चौंकाने वाले होते हैं और दुखदाई होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं निगम की यदि बात करें तो जो पार्षदगण हैं वो एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई देते हैं। कई बार अ, ऐसे दृश्य भी बनते हैं कि गुत्थम-गुत्था होते हुए दिखाई देते हैं। कई बार चेयर्स एक-दूसरे पर फेंकते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे दृश्य कई बार हमें चौंकाते हैं, हमें दुःख देते हैं। लेकिन एक इसके इतर इंदौर के नवनिर्वाचित मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने आज पहली बार जब निगम पहुंचे, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि इस निगम में न पक्ष होगा, न विपक्ष होगा, सिर्फ सहयोगी पक्ष होगा। अपने आप में कि बहुत बड़ी बात है। यदि ऐसा है, तो क्या हम ये माने कि जो राजनीति का जो दृश्य है भविष्य का, वो अब बहुत बेहतर होने वाला है और जिस तरह की परिकल्पना हम करते हैं हमारे देश में राजनीति की, वैसी हो जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बात बनकर रह जाएगी? क्या ये सिर्फ एक उक्ति बनकर रह जाएगी या वाक़ई कोई सच्चाई की निकली सामने आएगी? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर दिव्या गुप्ता, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं संतोष जी गौतम, जो कांग्रेस प्रवक्ता है। संतोष जी, अ, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद है संजीव वैद्य जी, जो आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा कि जो हमारे नवनिर्वाचित मेयर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि निगम में उनके निगम में न पक्ष होगा न विपक्ष होगा, सिर्फ यदि कोई होगा तो वो सहयोगी पक्ष होगा। इसके क्या मायने निकाले? पंकज जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा स्वागत करने लायक वक्तव्य नहीं होगा। और ये बहुत सुखद परिणाम है उस चीज का कि जब हम कल्पना करते थे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जब आगमन होगा, ऐसे पद पर वो आसीन होंगे, तो यही दृश्य देखने के लिए मुझे लगता है हम सब इतने आशान्वित थे। और हमको सबको लगता था कि क्या भारत इस तरह का भारत होगा जहाँ पे शिक्षा जब सर्वोपरि होगी तो उसके साथ राजनीति में भी बदलाव आएगा। और ये बहुत सुखद बदलाव है। जितनी इसकी तारीफ की जाए वो कम है और जितना इसका स्वागत करा जाए वो कम है। देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मेरा और तेरा नहीं होना चाहिए। जो अभी तिरंगे का हाल हुआ, तो तेरा और मेरा नहीं है, तिरंगा हम सबका है। इसलिए जैसे इंदौर हम सबका है, उसमें क्या पक्ष और क्या विपक्ष। अगर हमें इसकी चाहिए कि इसकी प्रगति हो, उन्नति हो, हम सब इसके साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष। जो विपक्षी है वो भी तो इंदौर वासी है, जो विपक्षी है वो भी तो मेरा ही अपना एक व्यक्ति है। आज सदन में चाहे वो दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ हो, पर क्या जब सदन से बाहर जाएगा तो क्या मैं उसके उसके काम नहीं आऊंगा? क्या उसका काम नहीं करूंगा? क्या उसके गले नहीं मिलूंगा? क्या उसके परिवार के साथ मेरा उठना बैठना नहीं होगा? तो कब हम ये लकीरें खींचना आपस में बंद कर देंगे और कब क्यों नहीं ये लकीरों को, लक्ष्मण रेखाओं को पार करके हम एक दूसरे के गले मिलकर इंदौर को बृहद रूप से उसके लिए काम करें। ये मुझे लगता है इससे सुंदर और सुखद कोई वक्तव्य नहीं होगा। बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है ये। दिव्या जी, जब विपक्ष की आवश्यकता, जबकि हमारे लोकतंत्र की हम बात करें तो विपक्ष की, आप तो बेहतर समझते हैं, विपक्ष की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब वो कोई पक्ष, जो सत्ता पक्ष जो है, यदि वो कोई मनमानी करता है या कोई ऐसा काम करता है जो नागवार गुजरता है या भाई भतीजावाद करता है, तो विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो पुष्पित भार्गव जी का ये कहना कि न पक्ष होगा न विपक्ष होगा, सिर्फ सहयोगी पक्ष होगा, तो क्या मायने निकाले जाएं? दो मायने हो सकते हैं कि एक तो जो होता है उसे देखते रहे, सब साथ मिलकर करें, या विपक्ष कोई जिसका विरोध करे, लेकिन विरोध करने का एक समुचित, एक न्यायोचित और एक साफ सुथरा तरीका हो। देखिए, प्रजातंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों साथ होते हैं। और जितना काम पक्ष का है उससे कहीं ज्यादा महती जवाबदारी जो होती है वो विपक्ष की होती है। विपक्ष, मुझे कहना चाहिए, एक चेकमेट जैसा एक एजेंसी की तरह काम करता है कि जहां आप निरंकुश हो, जहां आपको ऐसा लगे कि कोई सत्ता पक्ष गलत काम कर रहा है, तो वहीं पर एक प्रश्न लगा दिया जाता है, वहीं एक गति अवरोधक लगा दिया जाता है, वहीं आपको एक चेक पॉइंट हो जाता है, एक आपको एक बता दिया जाता है कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बुराई नहीं। अच्छे हेल्दी विपक्ष का होना अच्छे प्रजातंत्र का सबसे बड़ा द्योतक है। इसे विपक्ष नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन विपक्ष भी उतना ही हेल्दी हो, ये भी बहुत आवश्यक है। लेकिन बॉटम लाइन में उस विपक्ष को भी ये समझना बहुत आवश्यक है
कि हम सब एक ही हैं, अंततः आपका और हमारा लक्ष्य एक ही है, अंततः आप भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जिस दिन ये तेरा मेरा करना हम बंद कर देंगे और हमारा सोचने लग जाएंगे, उस दिन ये भारत के दृश्य बदल जाएगा, जो बहुत जल्दी बदलने वाला है। तो इसलिए मेरा जी बहुत अनुरोध रहता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं उसमें पक्ष और विपक्ष को हमको हटा देना चाहिए। और मेरा बहुत अनुरोध ऑलमोस्ट हर डिबेट में रहता है, चाहे वो डिफेंस का विषय हो, चाहे वो देश का विषय हो, कुछ विषय जैसे महिला सुरक्षा का विषय, उसमें क्या तेरा और क्या मेरा, उसमें क्या कांग्रेस और क्या भारतीय जनता पार्टी, उसमें सिर्फ ये है कि मेरी महिला सुरक्षित है या नहीं है, इस बात को लेके हम सबको एक नए समाज का निर्माण करना है। जितनी जितनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उतनी सबकी है। जी इस तरह से यदि हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर भारत का निर्माण करने चलेंगे। जी। संतोष जी, गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, न पक्ष न विपक्ष, क्या ये संभव है? और जब खासतौर पर जब बात की जाए निगम परिषद की, निगम की, क्या वाकई ये संभव है कि न पक्ष हो न विपक्ष हो, सिर्फ सहयोगी पक्ष हो? यदि ऐसा संभव है तो कैसे? देखिए पंकज जी, अगर ये बात है तो मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। अगर पुष्यमित्र जी ने ये कहा है कि विपक्ष और पक्ष नहीं होना चाहिए, केवल सहयोगी पक्ष होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी पक्ष निरंकुश हो जाता है और निरंकुशता को दबाने के लिए विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। और विपक्ष की यदि मांगों को भी अगर पक्ष अपने सत्ता मद में स्वीकार नहीं करता, तब भी ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। मैं समझता हूं कि विपक्ष की मांगों को अगर पुष्यमित्र जी अपनी भावना जैसी दर्शा रहे हैं, वैसा ही काम करते रहे, तो मैं समझता हूं कि इंदौर के विकास में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपनी भूमिका निभाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये बात केवल खोखली बात या खोखला स्लोगन नहीं साबित होना चाहिए, इस पर वैसा अमल भी होना चाहिए कि विपक्ष जिन बातों पर ध्यान इंगित कराए, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है और विपक्ष अगर उसकी बात को रखे, तो ये बात सुनी जानी चाहिए और इंदौर के समग्र विकास में दोनों मिलकर अच्छा काम करें। मैं समझता हूं इससे ज्यादा संतोषजनक और इससे ज्यादा स्वागत योग्य बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। जी, यदि आप ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष अपनी मांग रखे वो मांग पूरी हो जाए और किसी भी तरह का विरोध ना हो, तो शायद ये संभव है कि पक्ष विपक्ष ना आए। नहीं पंकज जी, मेरा यह कहना है कि विपक्ष यदि कोई जायज मुद्दा उठा रहा है, जनहित का मुद्दा उठा रहा है, जिसमें इंदौर का समग्र लाभ हो, तो मैं समझता हूं कि सत्ता पक्ष को केवल अपनी निरंकुशता और अपनी मनमानी के कारण उसको नहीं टालना चाहिए। मैं समझता हूं अगर वो अच्छी राय विपक्ष से मिलती है उनको, तो उस पर भी अमल करना चाहिए, मेरा यह कहना है। जी जी। यदि संजीव वैद्य जी मौजूद है। संजीव जी, आपने दिव्या जी को भी सुना, संतोष जी को भी सुना। चूंकि आप तो प्रोफेसर भी हैं, आपको लगता है कि ये भारतीय राजनीति में या राजनीति में ये संभव है कि न पक्ष हो न विपक्ष हो, सिर्फ सहयोगी पक्ष हो? और ये क्या एक सकारात्मक व्यवहार की तरह देखा जाना चाहिए? देखिए पंकज जी, मैं पहले तो पुष्यमित्र भार्गव जी की इस बात को मैं स्वागत करता हूं कि इस निगम में ना तो पक्ष होगा ना विपक्ष होगा, सिर्फ सहयोगी पक्ष होगा। निस्संदेह उनकी एक भावना जो है राजनीतिक प्रति उज्जवल पक्ष को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन मुद्दा यही है कि जब हम वास्तव में धरातल पर उतरते हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाता कि पक्ष और विपक्ष दोनों समाप्त हो जाएं, है ना? क्यों कहीं ना कहीं ये फिर आगे चल के बात जो है जुमलेबाजी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन मेरा मानना तो यह है कि लोकतंत्र में, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कहीं से कोई सकारात्मक पहल आई है तो ऐसे में विपक्ष की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, है ना? क्रिएटिव अपोजिशन भी होता है। अगर जो है पक्ष रचनात्मक तरीके से काम कर रहा है और उसमें कोई कमियां हैं, तो विपक्ष को निस्संदेह उन कमियों को जनता के सामने लाना चाहिए। लेकिन फिजूल की कमियां निकालने से भी विपक्ष को बचना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष बहुत जरूरी होता है। बिना विपक्ष के आप एक अच्छे शासन की, एक अच्छी सत्ता की परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष में माध्यम होता है जो शासन के गलत कार्यों के ऊपर अंकुश भी लगाता है। लेकिन मैं फिर भी पुष्यमित्र भार्गव जी की बात को मैं स्वागत करता हूं और ऐसे में उम्मीद करता हूं कि क्योंकि हमारे विकास का मुख्य लक्ष्य है, जैसे दिव्या दीदी ने कहा कि इंदौर का विकास होना चाहिए, तो मेरी भी प्रायोरिटी में इंदौर का विकास ही है। फिर चाहे कोई भी करे, जो भी करे, अगर इंदौर के लिए अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई चूक दिखे तो हाँ में हाँ मिलाने की बजाय उस बात का रचनात्मक तरीके से विरोध बहुत जरूरी है। क्रिएटिव तरीके से आप विरोध करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, फिजूल का विरोध करेंगे तो लोकतंत्र आहत होगा। ऐसे ही हमारी जो सरकार बनी है नई,
वह भी रचनात्मक तरीके से काम करेगी, इंदौर आगे बढ़ेगा। जी दिव्या जी, जो जिस तरह के दृश्य जो हमने पहले बात की थी, जो दृश्य हमें विधानसभा में भी कई जगह कई राज्यों में दिखाई देते हैं, नगर निगम में भी कई दिखाई देते हैं कि अप्रिय दृश्य दिख पड़ते हैं। ऐसे दृश्य जो हमें टीवी पर दिखाना भी कई बार जो है शर्मनाक महसूस होता है। ऐसे दृश्य दृश्य कैसे बनते हैं, क्या कारण है? क्या ये विपक्ष की कमजोरी है, या पक्ष जो है, जो सत्ता पक्ष है, वो हावी होना चाहता है? आखिर कारण क्या होता है, टकराव क्यों होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर हम इससे बात करेंगे तो शायद जो पुष्पमित्र भार्गव जी ने बात कही है उस पर हम आगे बढ़ पाए कि ऐसा ना हो तो पक्ष विपक्ष ना रहे, सहयोगी पक्ष। पंकज जी, जब भी हम कभी डिबेट्स में या कभी हम चर्चा करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा विपक्षी जो भी कोई कैंडिडेट होते हैं या वो कभी सीनियर भी होते हैं, कभी मेरे जूनियर भी होते हैं, बहुत उत्तेजित होकर और बहुत जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या उसका अर्थ है कि उनका तर्क ज्यादा अच्छा है, या उत्तेजित होकर क्या वो अपनी बात को ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत कर पा रहे हैं? और मुझे लगता है कि नहीं, वो नहीं हो पाता। तो आपको अपने तर्क में जब वजन होता है तो आपको अपनी बात ऊंची, आपकी आवाज ऊंची करने की आवश्यकता नहीं। यही बात चाहे पार्षद हो, यही बात चाहे विधायक हो, यही बात चाहे सांसद हो, सब पर एक ही तरह से लागू होगी। और इसी बात को संदर्भ में लेते हुए पूरी क्षमा के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कहना चाहूंगी, अभी हमने कुछ ही दिनों पहले हमने संसद में भी यही दृश्य देखे, और ये दृश्य देख के थोड़ा सा मन में कहीं कहीं आश्चर्य भी होता है कि ये सांसद है, ये हमारे वो सांसद हैं जो हमने जिनको चुन के भेजा, और संसद सबसे पवित्र एक स्थल है जहां इनको शीर्ष स्थल है, जहां इनको तख्तियां ले जाना, कंटिन्यूअसली आवाजें लगाना, कंटिन्यूअसली नारे लगाना, आपको विरोध प्रकट करने के अपने अपने तरीके का पूरा पूरा लिबरेटेड है। आप करिए ना, जिस तरह से आपको विरोध करना है करिए, लेकिन संसद का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है, बेहद खर्चा होता है वहां पे एक संसद के सत्र को चलाने के लिए, और आपको विरोध यदि करना हो तो उसको चलने तो दीजिए, आपको वहां चलाने के लिए भेजा है, आपको वहां इस तरह से संसद के समय को जाया करने के लिए नहीं भेजा है। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, सांसद हैं, आप वहां जाकर अगर इस तरह का दृश्य दिखाएंगे तो क्या मैसेज जाएगा? मैं हर बार जब ये दृश्य देखती हूँ तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि क्या सोच के ये लोग ये सब हरकत करते हैं और क्यों करते हैं। तो चाहे क्या कारण मानते हैं आप? मुझे क्या कारण मानते हैं? क्या ये शोइज्म है, अपने आप को जो है शो ऑफ करना? आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत क्षमा मांगते कहूंगी, मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कभी कभी आप मीडिया अटेंशन लेने के लिए, कभी कभी आप अपनी बात को बहुत, तो वो तरीका गलत है। मीडिया अटेंशन लेने का तरीके बहुत सारे हैं, विरोध प्रकट करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरह से कार्रवाई न होने देना, चलने देना, कार्रवाई पे व्यवधान प्रकट करना और इस तरह का शोर मचाना बहुत गलत एक परिणति है, परिपाटी है, उसको हमको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो रोक लगानी पड़ेगी। विपक्ष होना, मैंने जैसे अभी दीक्षित साहब ने भी कहा कि विपक्ष होना एक बहुत अच्छी बात है, हेल्दी विपक्ष होना और अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके पास निंदक साथ में नहीं होगा तब तक आप कैसे आगे चल पाएंगे। तो निंदक का साथ में होना, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म का साथ में चलना बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि आप हेल्दी क्रिटिसिज्म की भी एक लक्ष्मण रखा है जिसको आपको पार नहीं करना होगा। बहुत अच्छी बात आप कह रही है संतोष जी। जी बिल्कुल आप सही कह रही है संतोष जी। जो दिव्या जी कह रही है कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, क्रिएटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, संजीव जी ने भी बात कही, क्या आपको लगता है कि इसमें व्यक्तिगत जो संस्कार है या जो सुपर एजुकेटेड लोग हैं वो अपने आप को, जो दिव्या जी ने भी कहा है कि कई बार मीडिया अटेंशन के लिए भी ऐसा किया जाता है, आपको लगता है कि एक व्यक्ति यदि संयमित है, एजुकेटेड है, वो उसे विरोध करने का तरीका पता है, तो शायद फिर लोकसभा में, विधानसभा में या नगर निगम में इस तरह के दृश्य दिखाई नहीं देंगे? देखिए पंकज जी, मैं तो ये चाह रहा था कि ये जो विषय है ये आज नगर निगम इंदौर पर केंद्रित रहता है, लेकिन चूंकि दिव्या जी ने बड़ी ही उसको कहते हैं कि हाँ, उसको जरा इश्यू को डाइवर्ट करते हुए संसद तक ले गई, तो मैं चाह रहा था कि अगर इंदौर पे केंद्रित होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन अब चूंकि वो संसद में ले गई है इस विषय को, तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि दिव्या जी ने जो बात कही है उसमें मुझे अपनी बात कुछ न कुछ कहना पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद में यह स्थिति क्यों बनी? संसद की स्थिति इसलिए बनी कि आज पिछले 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है,
और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्टें कह रही है केंद्र सरकार की। सबसे ज्यादा अपराध जिस तरीके से बढ़े हैं वो अभी बढ़े हैं, इन्फ्लेशन जो सबसे ज्यादा अभी बढ़ा है, मुद्रास्फीति की दर आपने देखा किस तरह से, डॉलर के मुकाबले रुपए की क्या स्थिति है, पेट्रोल के दाम कहां चले गए, डीजल के दाम कहां चले गए, खाद्य तेलों के दाम कहां चले गए, दही पर जीएसटी लगा दी गई, नमक पर जीएसटी लगा दी गई, आटे पर जीएसटी लगा दी गई। तो मैं ये समझता हूं कि इस विषय में जब विपक्ष बहस करना चाहता था, संसद में जायज मुद्दे उठाना चाहता था, तब केवल की संख्या बल के आधार पर कि हम चुनाव जीत के आए हैं, विपक्ष को दबाने की तमाम तरीके से जो कोशिशें हुई वह भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और पूरी विनम्रता से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि मीडिया अटेंशन पाने के लिए, अभी दिव्या जी ने कहा कि कुछ लोग संसद में करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो मैं समझता हूं स्मृति ईरानी जी को इससे बचना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी बेटी के बाहर का मामला आया गोवा के, तो वहां जिस तरीके के से जब उनकी सच्चाई सामने आई तो उनको अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, अपने विषयों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और मोदी जी और मीडिया का और देश का अटेंशन पाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यवहार किया, 75 साल की उस बूढ़ी महिला के साथ, कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया, जो स्वयं बीमारी से पीड़ित है। पंकज जी मेरी बात हो जाने दीजिए, क्योंकि बात निकली है तो मैं अपनी बात कहूंगा। और हमारी सर्वोच्च नेता के खिलाफ वो उनका जो आचरण था, मैं समझता हूं किसी भी प्रकार से यथोचित व्यवहार नहीं कहा जा सकता, एक सुसभ्य महिला के लिए अच्छा व्यवहार नहीं कहा जाता। और मैं ये कहता हूं कि विपक्ष को रखने देते अपनी बात, क्या होता, आप भी बहस करते, आप अपनी सफाई देते कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा है, पेट्रोल के रेट क्यों बढ़े हैं, डीजल के रेट क्यों बढ़े हैं। मोदी जी ये कहते थे कि 15 अगस्त 2022 तक आपको याद होगा कि अगले 5 वर्षों में किसानों की आय दोगुनी होगी। हर हाँ, तो दिव्या जी आप बारी में जवाब दीजिएगा, तो मैं एक भी बीच में टोकूंगा नहीं। उन्होंने ये कहा था कि एक न केवल उनका पक्का मकान होगा, उसमें घर में एलईडी बल्ब होगा, उसमें नल होगा, नल में जल होगा, नहीं एक पूरी बात हो जाने दिए, नल में जल होगा, है ना, ये सारी बातें कही उन्होंने। किसानों की आय दोगुनी होगी। तो 15 अगस्त में अभी कितने दिन बचे हैं? आज 8 तारीख हो गई है, 7 दिन और बचे हैं, एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते। दिव्या जी मेरी बात हो जाने, दिव्या जी प्लीज मेरी बात हो जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात हो, आप अपनी बात रखिएगा, आप अपनी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 दिन बचे हैं। हाँ बिल्कुल संक्षेप में, 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं कह रहा हूँ 7 दिन बचे हैं। मैं समझता हूँ देश के हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर होगा, हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, है ना, बुलेट ट्रेन का जो वादा किया था वो चलने लग जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जब ये बातें होंगी और विपक्ष इन मुद्दों को उठाना चाहेगा, तो एक जनरस सत्ता पक्ष के नाते उनको ये तय करना चाहिए कि विपक्ष अपनी बात कर सके, जनता के मुद्दों को ला सके, ये नहीं कि गौण मुद्दों को उठा के असली मुद्दों को दबा दिया जाए। जी दिव्या जी। पंकज जी, संतोष जी ने समय लिया हेल्दी क्रिटिसिज्म के लिए, बहुत बहुत बधाई। लेकिन फिर वही बात की, हेल्दी क्रिटिसिज्म लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करे तो बेहतर होगा। मेरा सिर्फ निवेदन ये था, किसी एक संसद के किसी एक सत्र पर मैं केंद्रित नहीं थी जो आपने पर्सनली ले लिया। मैं बहुत सारे ऐसे सत्र होते हैं जिसमें हम अनेकों एक दृश्य ऐसे लेते हैं। आज हम वो भूले नहीं, ममता बनर्जी जी ने भी इस तरह से बहुत सारा समय गुजारा था, हमने सबने वो दृश्य भी देखा है। आज वो माननीय मुख्यमंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे दृश्य हमने देखे हैं सर, ये सिर्फ ये संसद का सत्र नहीं है, ऐसे अनेकों एक सत्र देखे हैं हमने। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि जब जहां जो क्रिटिसिज्म करने का समय होता है, और मैंने आपसे फिर कहा कि विरोध करना है ना, विरोध करने के तरीके हैं, प्रजातंत्र है, बिल्कुल आप बिल्कुल उसके लिए स्वतंत्र है कि आपको विरोध करना है, लेकिन विरोध करने का भी एक तरीका होता है। दूसरी बात, जो आपने अभी बहुत सारी बातें बताई, मुझे लगता है इसके लिए एक अलग विषय, अलग डिबेट होना चाहिए, और मैं विस्तार से आपके एक एक पॉइंट का एक एक जवाब देना चाहूंगी। लेकिन चूंकि आज वो विषय नहीं है, जी इसे जैसे आपका कमेंट लेना होगा, आप ले लीजिए। जी संजीव जी बहुत संक्षेप बताइएगा। मुझे एक दर्शन के नाम पर शेर याद आ रहा है कि मौजन की सदाएं कौन सुनता है, चीख चिल्लाहट ही अजानों तक पहुंचती है। तो क्या आपको लगता है कि यदि कोई सभ्य व्यक्ति बहुत नैतिकता की बात करते हुए सभ्यता से, साहित्य के साथ यदि बात करेगा तो उसकी बात दबा दी जाएगी? शायद इसीलिए विपक्ष को जो है वो आक्रामक होना पड़ता है और उसका आवाज को बढ़ानी पड़ती है, क्या ये कारण है? नहीं, मेरा मानना है कि विपक्ष को आक्रामक नहीं होना चाहिए। वही लोकतंत्र, जो सदन जो है हमारा लोकतंत्र का मंदिर होता है, और वहां पर आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभापति महोदय जो होते हैं, लोकसभा हो तो लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा हो तो राज्यसभा के उपसभापति महोदय है, निगम सभापति, तो सबको मौका मिलता है। प्रश्नकाल शून्यकाल का समय निर्धारित है जहां पर हर व्यक्ति जो है सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछ सकता है, और प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो सौम्यतापूर्ण भी हो सकता है,
सोमनाथ चटर्जी भी प्रश्न पूछते थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रश्न पूछते थे। तो ऐसा नहीं है कि चीखने चिल्लाने से आपकी आवाज सुनी जाएगी, पटाखे फोड़ने की जगह नहीं होती है सदन साहब। वहां पर आप सभ्य तरीके से भी अगर अपनी बात बोलेंगे और लॉजिकल तरीके से बोलेंगे तो शासन के ऊपर उसका दबाव पड़ेगा। लेकिन चीख चिल्ला करके बोलेंगे, वॉकआउट करेंगे सदन से, तो ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं। तो बिल्कुल आप विपक्ष बनाइए, विरोध कीजिए, लेकिन सौम्यतापूर्ण तरीके से, सहजतापूर्ण तरीके से करें। चीखने चिल्लाने की, तोड़फोड़ करने की, कुर्सियां उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो हम आशा करते हैं विरोध कर सकते हैं और आलोचना सहन करने की शक्ति भी। जी निश्चित रूप से अब हम इस बात आपसे बात करने के बाद ये आशा कर सकते हैं कि इंदौर में जो बात नवनिर्वाचित मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कही है कि न पक्ष होगा न विपक्ष होगा, सिर्फ सहयोगी पक्ष होगा, तो शायद हम इस बात को चरितार्थ भी कर पाएंगे, लेकिन तब जब दोनों ही पक्ष और विपक्ष इस बात को समझेंगे और इस बात की भावना को समझेंगे और उस संस्कृति को अपना पाएंगे। हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए राजधानी न्यूज़।